हेलो दोस्तों। वेलकम टू केम लाइव। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन अच्छे कर रहे होंगे। और अब नीट में एक महीने से भी कम समय बचा हुआ है, 30 डेज बचे हुए हैं। तो आप लोग को इस 30 दिनों में बिल्कुल अपनी तैयारी एकदम स्टार्ट से लेके अंत तक आपको लगे रहना है, क्योंकि जो टाइम है लास्ट के एक महीने ही बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग को बिल्कुल निराश नहीं होना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं कुछ भी। और अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी है तो आप मेरे साथ जुड़िए। एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मैं पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको लोग मोल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, वो कराने जा रहा हूँ। तो इसमें मैं आपको एनसीईआरटी रिवाइज कराऊंगा जल्दी से, आधे घंटे के अंदर या 45 मिनट के अंदर, जितना भी टाइम लगे। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के आप लोग पीवाईक्यू या मिनिमम 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं तो मैं जो भी चैप्टर डेली कराऊंगा उसके मैं पीवाईक्यू या तो 50 क्वेश्चन जो भी हैं अच्छे जो मैंने डिजाइन किए हुए हैं, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल से उसको देख के डाउनलोड करके आप लोग कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो जो ये लिखा हुआ है कुछ नहीं है ये, ठीक है, केमिस्ट्री के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्या है, मैटर। तो मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच हैज ऑक्यूपाइज मास एंड विच हैज ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। ठीक है, तो मैटर को स्पेसिफिक में हम लोग मटेरियल भी बोलते हैं। तीन थ्री स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके बाद एक और होता है प्लाज्मा और गोसाइंसिन कंडेंसेट, जो कि इतना हम लोग को उसके बारे में देखना नहीं है कि क्या हो, मैटर क्या होती है। ठीक है, तो अब क्या है, देखिए मैटर क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस। तो मिक्सचर में क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब हो गया कि जिसमें पार्टिकल आपको सॉल्यूट के दिखे ना बिल्कुल। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब कि सॉल्यूट के पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, जैसे सैंड विद शुगर। सैंड और शुगर को मिक्स करेंगे तो आपको शुगर सैंड दोनों दिखता है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस हो गया एलिमेंट या कंपाउंड। एलिमेंट का मतलब कि जैसे हाइड्रोजन हो गए, सोडियम मेटल हो गया, सब क्या है यार, एलिमेंट। अगर एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो दे फॉर्म कंपाउंड। तो क्या हो गया, जैसे H2 वाटर, कंपाउंड। अब देखिए क्या है, एटम्स क्या होते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम क्या होता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल according to Dalton atomic theory. Atom is the smallest chemically individual particle of an element which can take part in a chemical change. ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी थी, उसके बाद हमने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में सुना। ठीक है, तो क्या होता है, एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो डाल्टन के जो पोस्टुलेट है, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनको आप ध्यान से देख लीजिए इधर। ठीक है, क्या है, मैटर इज डिस्क्रीट discontinuous and is made up of atom. An atom is the smallest individual particle of an atom which can take part in a chemical change. ठीक है, atom of the same element are identical in all respects, size, shape, structure, etc. and specifically mass. Atom of different element have different properties and different masses. तो different element की different property different masses होती हैं। ठीक है, atom can neither be created nor destroyed. A compound is formed by union of one atoms of one element with atom of another in a fixed ratio। और इन्हीं सब पे क्या दिया गया है, केमिकल लॉ भी दिए गए हैं। ठीक है, तो जो डाल्टन के पोस्टुलेट हैं, ऑल द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हैज बीन प्रूव टू बी इनकरेक्ट। तो उनको इनकरेक्ट माना गया है, क्योंकि एटम क्या होता है, डिविजिबल होता है इन द सेंस दैट इट हैज गॉट सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसके बारे में मैं आपको डिस्कस कर रहा था। कौन कौन से होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या है, द existence of isotope for most elements, so the atom of the same element need not have the same mass। तो सेम मास भी नहीं हो सकता, क्योंकि आइसोटोप का कॉन्सेप्ट आता है। अब क्या है, पार्ट ऑफ एटॉमिक मास कैन बी डिस्ट्रॉयड एंड an equivalent amount of energy is released during nuclear fission। ठीक है, बाकी क्या है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड भी है, जिसमें फिक्स्ड इंटीग्रल रेशियो नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं एटॉमिक मास के। ठीक है, तो क्या होता है, एवरेज मास ऑफ वन एटम रिलेटिव टू एवरेज मास ऑफ द अदर। तो अगर हाइड्रोजन के स्केल पे लेते हैं तो क्या होता है, रिलेटिव मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन अपॉन रिलेटिव मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू 16। इट्स कॉल्ड एन एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास को इस तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं,
एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इक्वल्स टू मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट अपॉन अपॉन 16 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास होता है 16 U, तो इस तरीके से 1/16। अब हम लोग कार्बन की यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो सिस्टम होता है किस पे बेस्ड होता है, वो कार्बन पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो कार्बन पे बेस्ड होता है जिसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर से। तो आपके लिए फॉर्मूला देखना है कि क्या होता है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इक्वल्स टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो वन एटॉमिक मास इज देयर फॉर अ मास यूनिट इक्वल्स टू एग्जैक्टली 112। ये लाइन आपको ध्यान से देखनी है। 112 द मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम, ठीक है। पहले जो इसकी यूनिट थी वो AMU थी, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। अब क्या हो गई है इसकी यूनिट, यू हो गई, यूनिफाइड मास, ठीक है। एटॉमिक मास क्या है, मास, नॉट अ मास। इसको किलोग्राम इस तरीके से नहीं लिखते हैं, नंबर है, ठीक है। नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं होता है, रिलेटिव होता है किसी स्टैंडर्ड रेफरेंस पे, जैसे कि यहाँ पे है क्या है, कार्बन है रेफरेंस। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, इज एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, अब एवरेज किसी भी चीज का क्या होता है, सम ऑफ ऑल द नंबर अपॉन टू, जितने नंबर ऑफ टर्न रहते हैं। तो इसी तरीके से इसमें भी कर देंगे, क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास, क्या होता है आइसोटोपिक मोलर मास इनटू परसेंटेज अबेंडेंस अपॉन 100। लेट्स से यहाँ पे नियॉन का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। नियॉन के आइसोटोप दिए गए हैं 20 Ne, 21 Ne, 22 Ne। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या निकालेंगे, सबसे पहले 20 इंटू उसका फ्रैक्शनल अबेंडेंस कितना है, उसके बाद 21 का कितना है, उसके बाद 22 का कितना है, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 1। यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया है 1, परसेंटेज में दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास आ गया। क्वेश्चन तो आपका नीट में कई बार आएंगे, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। अब मॉलिक्यूल क्या है, द मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट फ्री एंड रिटेन ऑल द प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। और आपका क्या है, एटोमिसिटी, टर्म होती है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ इट्स एलिमेंट इज कॉल्ड एटोमिक सिटी। तो इस इसका एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो आपको जन पता करना है कि एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है उसमें कितने एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन के दो एलिमेंट हैं, दो एटम है, तो उसकी एटोमिसिटी क्या होगी, दो होगी। अब मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स ए मॉलिक्यूल इज हेवियर देन 1/12 द मास ऑफ एन कार्बन 12, ठीक है। उसी तरीके से अब फॉर्मूला मास क्या हो गया, फार्मूला मास बेसिकली क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड है उसका एक फॉर्मूला होता है, डेफिनेट केमिकल फॉर्मूला। तो उसमें कितने एलिमेंट हैं उनके सम ऑफ एटॉमिक मासेस को क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर्मूला मास। जैसे कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है, तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। अब NaCl में फॉर्मूला मास निकालना, सबसे पहले एटॉमिक मास लिखेंगे Na का जिसका होता है 23 प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5। तो दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो कितना आता है 58.5 U, ठीक है। अब आपके लिए की पॉइंट है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके या तो उसको याद कर लीजिएगा, अलग से लिख लीजिएगा। अब क्या है, अगर केमिस्ट्री में क्या हो रहा है, हम लोग कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड बनाने का मतलब कि केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो उससे कुछ लॉ होते हैं। तो पहला क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको दिया था लेवेसियर ने। लेवेसियर क्या कहा था कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, दैट मींस मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू मास ऑफ रिएक्टेंट। क्या होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ रिएक्टेंट। अभी क्वेश्चन इस पे दिया हुआ है, when 4.2 gram of NaSO3 is added to solution of acetic acid weighing 3 gram, it is observed that 2.2 gram of CO2 is released into the atmosphere. The mass of CH3COH and H2 left behind is found to weigh 5 kilogram, ठीक है। तो so that this observation are in agreement with the law of conservation of mass assuming the reactant are completely consumed। तो देखिए रिएक्शन क्या हो रही है यहाँ पे, CH3COH प्लस NaSO3 फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एसिटेट प्लस H2 प्लस CO2, CO2 निकल जा रहा है, ठीक है। अब क्या दिया है, नेट वेट ऑफ रिएक्टेंट हम लोग क्या निकाल ले रहे हैं, 3 ग्राम प्लस 4.2 ग्राम, दैट मीन 7.2 ग्राम।
नेट वेट ऑफ प्रोडक्ट क्या है, वेट ऑफ रेसिड्यू 5 ग्राम है, वेट ऑफ CO2 2.2 ग्राम है, तो वेट ऑफ रिएक्टेंट क्या आ रहा है, वेट ऑफ प्रोडक्ट के बराबर, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड गुड। अब इसी तरीके से क्या है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसका मतलब क्या होता है कि एलिमेंट आर कंबाइंड इन ए सेम प्रोपोर्शन बाय मास। अगर हमको अमोनिया बनाना है तो हमें उसके लिए 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन और 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, मतलब 1:3 रेशियो किसका होना चाहिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कितना होना चाहिए, 1:3 रेशियो, नाइट्रोजन 1 रेशियो होना चाहिए, हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 3, दैट मीन्स 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन और 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, डॉल्टन ने दिया था, और इसका कहना क्या है, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड देन द रेशियो ऑफ मास ऑफ द one of these elements which combine with the fixed mass of the other bear a simple ratio to 1 another। इसका मतलब अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो जो एलिमेंट बना रहा है दोनों तो फिक्स रेशियो में होगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर कार्बन यहाँ एक एक है, ठीक है, तो इनका रेशियो तो सेम है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन मान लो 16 ग्राम है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 32 ग्राम है। अगर 16:32 का रेशियो निकालेंगे तो क्या 1:2, तो यही कह रहा है क्या होगा, फिक्स्ड मास का जो रेशियो होता है वो अदर के क्या करता है, सिंपल रेशियो टू वन एनदर, तो सिंपल रेशियो तो 1:2 क्या है, इट इज सिंपल रेशियो। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये दूसरा एक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वैल्यू। अभी क्या दिया है, गैसेस के लिए दिया गया है, गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में। Even gases react, they do so in volume which bear a simple ratio to one another and to the volume of product। ठीक है, तो सेम दिया H2 प्लस Cl2 क्या है, वन वैल्यूम प्लस वन वैल्यूम मिलके क्या बना रहे हैं, 2 मोल ऑफ एसिड, दैट मीन्स 2 वैल्यूम बना रहे हैं, तो ये भी क्या है, सिंपल रेशियो 1:1:2। ठीक है। अब एवोगैड्रो लॉ है, एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, इट स्टेट दैट इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो एवोगैड्रो ने इसके लिए एक नंबर भी दिया गया था जिसका नाम था Na, और इसको एन नॉट भी बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है। अब आपको यहाँ पे आगे परसेंटेज कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का अगर परसेंटेज कंपोजिशन दिया तो कैसे करेंगे सब। ठीक है। अब देखिए क्या है, Fe2SO4 thrice is used in water and sewage treatment to aid the removal of suspended impurities। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ आयरन सल्फर एंड ऑक्सीजन इन द कंपाउंड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो यहाँ पे 400 आ गया। ठीक है, और फॉर्मूला क्या, Fe2SO4 थ्राइस। अब इसमें अगर हमको परसेंटेज ऑफ Fe निकालना है तो Fe कितने हैं, दो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल दो दो एटम है Fe के, और एक Fe का क्या होता है मास 56, तो 2 × 56 डिवाइडेड बाई टोटल मास इंटू 100 आ गया। इसी तरीके से हम लोग सल्फर निकाल लेंगे, इसी तरीके से ऑक्सीजन तो आ जाएगा आपको। अब क्या है, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला, क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला। और इसी में अगर एन नंबर ऑफ टर्म मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या आ जाता है, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए H2O2 है। ठीक है, H2O2 का सिंपलर फॉर्मूला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या है, 1:1। ठीक है, और अगर यही अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा, 2:2, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, H2O2 मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इंपेरिकल फार्मूला मास क्या आ जाएगा, इंपेरिकल फार्मूला 1:1। तो कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला कैसे करते हैं, सबसे पहले एटॉमिक रेशियो निकालते हैं। तो एटॉमिक रेशियो अगर दिया है तो क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास ऑफ द सेम एलिमेंट। इसको हम लोग एग्जांपल से देखते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, अब क्या है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, Na इक्वल्स टू 29.11%, सल्फर इक्वल्स टू 40.51% एंड ऑक्सीजन इक्वल्स टू 30.38%। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो हम इस तरीके से टेबल बनाएंगे, इसमें एलिमेंट लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। अब हम लोग क्या लिखना है, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, जितना उसका परसेंटेज रहेगा अपॉन एटॉमिक मास, तो 29.11 डिवाइडेड बाई 23। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, 40.51 डिवाइडेड बाई 32, वो भी आएगा 1.266, क्या है 30.3 डिवाइडेड बाई
1.891। क्या करेंगे, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो निकालेंगे, तो जो सबसे छोटा वाला टर्म होगा उस सभी को डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे छोटा टर्म 1.266 है तो उसको डिवाइड कर देंगे, तो वन आ गया, इधर भी वन आ गया। अब क्या है, 1.898 डिवाइडेड बाई 1.266, क्या आया ये 1.49, मतलब 1.5 के क्रॉस आया। तो अब क्या हो गया, रेशियो क्या आएगा आपका, 1:1:1.5। तो इस तरीके से तो कंपाउंड बनते नहीं है, सिंपल रेशियो में बनते हैं। सिंपल रेशियो में 1.5 को अगर कन्वर्ट करना है तो सबसे सिंपलेस्ट क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा रेशियो, 2:2:3। मतलब कि क्या है, सोडियम 2 है, सल्फर 2 है और ऑक्सीजन 3 है, मतलब Na2H2O3। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब क्या आ गया, मान लीजिए आपको एन निकालना है, तो एन क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए आपको ये दिया रहता 1:1:1.5, ठीक है, और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया रहता तो आप लोग वहां से एन डिवाइड कर ले, एन फाइंड कर लेते, उसके बाद एन से मल्टीप्लाई करना होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। मैं इस पे इसलिए फोकस ज्यादा कर रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हुए हैं और क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस यहीं से हैं, ठीक है। अब वन मोल के बारे में दे दिया, तो वन मोल क्या होता है, वन मोल इज डिफाइंड एट अमाउंट ऑफ ए सबस्टेंस दैट ऑक्यूपाई एज मेनी एंटिटीज एज देयर आर इमीडिएटली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, वन मोल के लिए बेसिकली गदरू कॉन्सेप्ट लेते हैं कि वन मोल में क्या हो गया, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो गए, एटम्स हो गए, तो इस तरीके से वो लेते हैं, ठीक है। अगर गैस के लिए मोल निकालना है तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस एट एसटीपी अपॉन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मोल ऑफ गैस एट एसटीपी। तो मोल के तीन फॉर्मूले बेसिकली होते हैं। मोल क्या होता है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास। ठीक है, ये तो अगर गैसेस के लिए निकालना है तो ये है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस दैट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस एट एसटीपी अपॉन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मोल ऑफ गैस एट एसटीपी। तो वन मोल ऑफ गैस एट एसटीपी क्या होता है, 22.4 लीटर। तो इसको हम लोग इसी तरीके से एग्जैक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। और एक आ गया कि मोल क्या होता है, नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, जो आपको पहला फॉर्मूला दिया गया, तो मैं क्यों ही लिखूं यहाँ पे। ठीक है, जो पहला फॉर्मूला क्या दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पेसीज दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल ऑफ दैट स्पेसीज अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर आपको पता ही है, 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब देखिए क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 52 मोल्स ऑफ आर्गन। तो वन मोल ऑफ आर्गन में कितने एटम होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻20। तो 52 को मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। ठीक है, क्या बैलेंसिंग है, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए देखिए, सबसे पहले स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन कर लीजिए। आप दोनों तरफ के प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को क्या करिए, सबसे पहले आप लोग बैलेंस करिए उसको, जो मेन आपके कम एलिमेंट है, जैसे इसमें मैग्नीज है तो मैग्नीज को करिए, उसके बाद क्लोरीन को कर लीजिए, उसके बाद ऑक्सीजन को करिए, लास्ट में क्या करिए, हाइड्रोजन को करिए। तो इस तरीके से आप लोग बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन का मतलब मोलर कैलकुलेशन जो भी इन्वॉल्व होती हैं, क्या होती हैं, दे ऑल कम अंडर द वैल्यू स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो इस तरीके से मैं कैसे बताऊंगा आपको, क्वेश्चन से बताऊंगा अभी। अब क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब ऐसा रिएक्टेंट क्या हो जो कुछ टाइम के बाद कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए जब रिएक्शन कंप्लीशन हो, ठीक है। और वो क्या करे, प्रोडक्ट के इंड को डिटरमाइन करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अब क्या है, एनालिसिस बेस्ड ऑन मास एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो क्या है, मास मास रिलेशनशिप है, एक क्या है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है, एक क्या है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप है, ठीक है। तो एक होता है परसेंटेज मास। परसेंटेज मास का होता है मास ऑफ सल्यूट ओवर मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100।
एक होता है परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, तो ये होता है। और देखिए, ये जो कंसंट्रेशन वाले टर्म है ना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्वेश्चन इधर ही से आता है। तो सबसे पहले आप लोग को क्या पढ़ना है, मास परसेंट। तो मास परसेंट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि किसी का दिया 10% सोडियम का मास परसेंट है, मतलब कि सोडियम क्या है, 10 ग्राम है, सोल्यूशन का मास क्या है, 100 ग्राम है, तभी तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर 10% आएगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। मान लीजिए कि कोई कम सबस्टेंस है CO2, मान लीजिए, ठीक है। CO2 में कार्बन का मोल कितना है, 6, ऑक्सीजन का मोल कितना है, 12। तो अगर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन निकालना है तो क्या होगा, कार्बन का मोल फ्रैक्शन एक्स ऑफ कार्बन दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन कितना है, 6, टोटल कितना है, 6 प्लस 12, दैट मीन्स 6 अपॉन क्या आ जाएगा, ये 18, दैट मीन्स 1/3, 0.33 का क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन आएगा। तो इस तरीके से हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। अब मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होती है, बहुत पूछा जाता है और बहुत ही कंफ्यूजन होता है मोलैलिटी और मोलैलिटी के बारे में, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे लिखा गया है प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, तो अगर लीटर आ गया तो उसमें क्या होता है, मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मोल पर लीटर, क्या लिखेंगे, मोल्स पर लीटर। आपको कुछ फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, बस आप यूनिट याद करिए, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, सल्यूट के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट हो गया तो वैल्यूम किसका होगा, वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसी को कंसंट्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपको मोल्स निकालने तो आता ही होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन एटॉमिक मास। तो फॉर्मूला जो बड़ा सा दिया गया वही दिया गया है, ठीक है। तो आपको केवल याद करना है मोल्स पर वैल्यूम, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस है। मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स पर केजी, ठीक है। वहां क्या था, मोल्स पर लीटर। अब यहाँ क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैल्यूट तो है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, ठीक है। सोल्यूशन का वेट नहीं होता है, सॉल्वेंट का वेट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे एक चीज और बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। तो इसी तरीके से क्या बोलेंगे, केजी में होना चाहिए वेट, क्या होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। और इधर क्या होना चाहिए, वॉल्यूम हमेशा क्या होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, लीटर, ठीक है। अब देखिए ये दिया गया है, ए सोल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.6 ग्राम ऑफ द एसिड इन 250 सेंटीमीटर क्यूब। और पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, 1 ml के बराबर होता है। तो 250 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया, 250 ml के बराबर हो गया, ठीक है। तो 250 ml मतलब 250 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर हो गया, क्योंकि हमें तो लीटर में चाहिए, तो क्या हो गया, 0.25 लीटर। मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन क्या निकालेंगे, 0.63 मोल्स पर लीटर। तो मोल्स क्या होता है, मास इन ग्राम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास कितना होता है एक्रिलिक एसिड का, 126। यहाँ डिवाइडेड बाई था 0.25, तो इंटू चला गया, तो इंटू 1/0.25, इसकी वैल्यू आ गई 0.02 m। अब क्या, मोलैरिटी ऑफ H2 इन प्योर वाटर, तो इस तरीके से आ गया है। प्योर वाटर वाला तो डिप्टो पूछ लेता है, 55.55, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ। तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं दिया हुआ है। तो डेंसिटी क्या होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 लीटर में कितना होगा, 1000 ग्राम। तो मोल्स इन 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 18 डिवाइडेड बाई 1। तो वैल्यू क्या आ गई, 55.55 मोलर, ठीक है।
अब देखिए इसमें से क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सा होता है। तो मोलैरिटी में क्या आ रहा है आपके, सोल्यूशन आ रहा है, मतलब लीटर वॉल्यूम आ रहा है। तो वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और मोलैलिटी क्या होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस थे इसके। ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस तो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग वहां से एटलीस्ट 50 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आप लोग वहां से भी कर सकते हैं और कहीं से भी कर सकते हैं जहाँ पे आपके पास डीपीपी हो। और इस समय आप लोग डेली वन चैप्टर देखिए, जिनका सिलेबस रिवाइज नहीं हुआ है वो डेली एक चैप्टर उठाएं, उसके थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ें पहले। या तो आप लेक्चर देख सकते हैं शॉर्ट में, या तो कुछ आपके नोट्स बनाए हैं वो देख सकते हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है। स्ट्रेटजी के किस तरीके से आपको पढ़ना है, मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा इस पे जल्दी ही, 2-3 दिन के अंदर, जैसे मुझे टाइम मिलता है। और आप लोग उस वीडियो को देख के बताया गया कि आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, क्या गलतियां रहेंगी मुझसे, क्या मैं सुधार कर सकता हूँ। अगर आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि एनसीईआरटी रिव्यू की जगह आप लोग हर चैप्टर का मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा सकता हूँ। मैं एनसीईआरटी रिव्यू इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है। आप लोग शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि और लोगों को हेल्प मिल सके। ठीक है, और कमेंट करिए। थैंक यू।